स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे हम आज अपना ये लेक्चर। तो पिछले 2 लेक्चर से पहले मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था कैलोरीमेट्री, जिसका हेडिंग अपना क्या था, कैलोरीमेट्री हेडिंग था। अगर आपने 2 लेक्चर पहले वाला कोई एक लेक्चर पढ़ा है तो यानी कि इसका लेक्चर नंबर ये 8 है, तो आपने 6 पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। वहां पर मैंने कहा था कि कैलोरीमेट्री को हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसको मैंने इंट्रोड्यूस किया था। कैसे किया था? इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है, जिसके हम हीट ट्रांसफर या फिर हीट मेजरमेंट की बात करते हैं, ठीक है। हीट ट्रांसफर या फिर हीट मेजरमेंट की बात की जाती है, करेक्ट। अब उसके बाद हमने पढ़ा था इसमें स्पेसिफिक हीट वगैरह पढ़ा था, स्पेसिफिक हीट एंड देन लेटेंट हीट, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला आपको याद हो तो Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ठीक है, और इसका था Q इक्वल टू एम इंटू एल। एल था लेटेंट हीट। इसमें टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। इसमें टेम्परेचर क्या होता है? चेंज। तो ये कहानी हमने पढ़ी थी, उसी कहानी को मैंने पढ़ाया था केवल और केवल ये टॉपिक समझने के लिए, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। जी हाँ, ठीक है ना। तो अगर आपको पिछले 2 लेक्चर के कंसेप्ट क्लियर कट है तो आज का लेक्चर आपके लिए कुछ भी नहीं है। आई रिपीट, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बहुत ही आसान है अगर आपने ये चीजें पढ़ी है तो, अदरवाइज आपको पढ़नी ही पड़ेगी, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम। कैलोरीमेट्री क्या है? कैलोरीमेट्री इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ व्हिच डील्स विद द हीट ट्रांसफर। जो हीट ट्रांसफर के बारे में हम पढ़ाई करते हैं वही क्या है? कैलोरीमेट्री। तो उसी कैलोरीमेट्री का आज हम पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, यानी कि कौन से कंसेप्ट पे ये वर्क करता है एग्जैक्टली। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस। बने रहिए आप मेरे साथ, गारंटी है ये समझ में आएगा अगर आपने वो 2 कंसेप्ट पढ़ रखे हैं तो। चलिए आगे बढ़ा जाए। पहले आप क्या कीजिए, वो स्टेटमेंट लिख लीजिए जो मैंने लिखा रखा है ना। पहले वो स्टेटमेंट लिख लेना है जो मैंने लिखा रखा है। चलिए अब आते हैं इस पर। क्या है ये? ऐसा है, व्हेन 2 bodies, one being solid and other liquid, 2 बॉडी है ना, बॉडी 1 एंड बॉडी 2। आराम से समझते जाओगे, ठीक है। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड। मतलब सॉलिड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन हो सकता है या फिर दोनों ही लिक्विड लिक्विड भी हो सकते हैं, ठीक है। सो व्हेन 2 bodies, one being solid another liquid or both liquid at different temperature, ठीक है, ये T1 पर है और ये T2 पर है, डिग्री सेल्सियस, ओके, एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर मिक्स्ड देन हीट विल बी ट्रांसफर्ड समथिंग लाइक दिस। तो समझते हैं इसे, ठीक है। तो पहली बात मैंने ये स्टेटमेंट क्लियर किया, बॉडी 1 और बॉडी 2, 2 बॉडी होंगी हर बार, एक सॉलिड होगी तो दूसरी लिक्विड, या फिर दोनों क्या हो सकती है? लिक्विड हो सकती है, करेक्ट। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। तो आगे की चर्चा कुछ इस तरह से स्टूडेंट, बहुत ही आसान है, इतना आसान आपने सोचा ही नहीं होगा। जैसे मान लो कि अपने पास एक सॉलिड है और इसका टेम्परेचर लेट से 50 डिग्री सेल्सियस, और एक लिक्विड है अपने पास, लेट से इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। मैंने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। क्या किया? मिक्स किया। तो मिक्स करने पर यानी कि मिक्सचर बनेगा, ठीक है, जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों है, ठीक है ना। एक कंटेनर में सॉलिड था, एक कंटेनर में लिक्विड था। मैंने एक कंटेनर लिया जिसमें दोनों को डाल दिया, सॉलिड और लिक्विड। ये 50 डिग्री सेल्सियस पर था और ये 30 डिग्री सेल्सियस पर था, ठीक। तो क्या होगा? हमें पता है कि जब 2 ऑब्जेक्ट या 2 बॉडी, 2 ऑब्जेक्ट या 2 बॉडी जो कि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर हैं, तो उनके बीच में हीट ट्रांसफर होगा, है ना। हीट ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? जी हाँ होगा। एंड हीट विल ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, करेक्ट, यानी कि हीट विल बी ट्रांसफर्ड। अब हीट रिलीज कौन कर रहा है? हीट रिलीज बाय बॉडी एट हायर टेम्परेचर, हीट रिलीज्ड
बाय बॉडी एट हायर टेम्परेचर। इसने हीट को रिलीज किया, तो रिसीव कौन कर रहा है? हीट एब्जॉर्ब्ड बाय लिक्विड, ये लिक्विड है, ठीक है ना। इसने हीट दिया तो इसने रिलीज किया, मतलब इसने लिया, तो क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। ओके, तो यहां लिखेंगे हीट एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। यानी कि जब भी कोई दो बॉडी जो डिफरेंट टेम्परेचर पर हो और उन दोनों बॉडी में से एक सॉलिड या एक लिक्विड हो, एक सॉलिड हो या फिर एक सॉलिड हो तो दूसरी क्या होगी? लिक्विड, या फिर दोनों ही क्या हो? लिक्विड हो, तो उस केस में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से देयर विल बी ए हीट ट्रांसफर एंड हीट विल ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जिसने हीट ट्रांसफर किया है दैट मीन्स हीट इज रिलीज बाय बॉडी एट हायर टेम्परेचर। इसने रिलीज किया है सॉलिड ने और इसने उसे एब्जॉर्ब किया, करेक्ट। अगला, अब इस पर आते हैं। when two bodies at different temperature are mix कर दिया, heat will be transferred from body at higher temperature to lower temperature and कब तक till both acquire same temperature। इस पर हम आने वाले हैं, ठीक है। and the body at higher temperature release the heat while body at lower temperature absorb the heat। तो उस पर हम आ रहे हैं कि till what does it mean to set the okay till both equal same temperature। चलिए, तो इसको मैं मिटा दूं, है ना, स्टेटमेंट को समझा रहा हूँ। केवल एक ही स्टेटमेंट है आज के लेक्चर में, यही, और कुछ नया नहीं होगा। बाकी सारी चीजें जो है बस एक्सप्लेनेशन में आएगी। डायग्राम बना लेना है आपको, समझे? चल, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और गहराई में और मजेदार तरीके से। क्या? देखो, एक सॉलिड था 50 डिग्री सेल्सियस पर और एक लिक्विड था 30 डिग्री सेल्सियस पर, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो दोनों को मैंने मिक्स किया, एक बड़े कंटेनर में डाल दिया, ये लो भाई तुम दोनों यहां रहो, साथ रहो, ये सॉलिड ये लिक्विड, 50 डिग्री सेल्सियस ये 30 डिग्री सेल्सियस। ये सवाल बढ़िया है कि ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस देयर विल बी हीट ट्रांसफर, करेक्ट। इसने हीट रिलीज किया, इसने हीट एब्जॉर्ब किया। सवाल ये है कि हीट ट्रांसफर कब तक होगा? हीट ट्रांसफर तब तक होगा जब तक ये दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, ठीक है। तो वो कितना हो सकता है? देखो, ये हीट दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, कब तक देगा? जब तक इसका टेम्परेचर कितना है? 30 है, तो इसका भी टेम्परेचर कितना हो जाना चाहिए? 30। लेट से अगर 30 हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर, अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा 30 हो गया, या फिर अलग तरीके से समझो, अलग, है ना, मजेदार तरीके से समझें, ऐसे नहीं समझे। तीसरा कंटेनर लिया, ये सॉलिड था, लिक्विड था, 50 डिग्री सेल्सियस, ये 30। अब देखो, इसमें देखिए इंटरेस्ट आएगा काफी। ये सॉलिड का टेम्परेचर हाई था, तो इसका टेम्परेचर हाई था, इसका टेम्परेचर कम है। मैंने कहा कि ये हीट ट्रांसफर करेगा, सही है। अब देखो, जैसे जैसे ये हीट यहां से जा रही है, क्या इसका टेम्परेचर कम होगा? हाँ, कम होगा, सही है। यानी कि नाउ इस टेम्परेचर डिक्रीजेस, इसका टेम्परेचर क्या होगा? अब डिक्रीज करने लगेगा ड्यू टू हीट ट्रांसफर। तो इसके पास हीट जा रही है, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ने लगेगा, क्योंकि इसके पास हीट आ रही है। नाउ इस टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक। अब देखो, अब ये 50 से नीचे आएगा, 50 से नीचे आया, मान लो ये 45 हुआ, ये कितना हो गया? 45 हुआ, तो 50 से नीचे ये 45 हुआ। ये 30 से थोड़ा ऊपर गया, 35 बढ़ गया। एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, ठीक है। लेट से ये 40 डिग्री सेल्सियस हुआ, ये भी 5 बढ़ गया, ये 5 कम हुआ, तो करेक्ट है। पहले 50 था, 5 कम हुआ क्योंकि हीट चली गई, तो इतनी हीट चलेगी, इतनी हीट उसने ले ली, 5 ने बढ़ा लिया, फिर 5 और कम हुआ, 5 और बढ़ गया। तो देखो,
एक सिचुएशन ऐसी आए जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया, सेम हो गया, दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया, सेम हो गया, और वो जो सेम टेम्परेचर है उसी को कहते हैं टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। तो मुझे बताओ क्या दोनों का टेम्परेचर सेम आया? हाँ सेम आया, और जब भी सेम आ जाएगा तब वहीं पर हीट ट्रांसफर रुक जाएगा, क्योंकि अब टेम्परेचर डिफरेंस रहा ही नहीं, ये भी 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, हीट ट्रांसफर होगा कैसे? नाउ देयर विल बी नो हीट ट्रांसफर व्हेन दे बोथ अचीव द सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये 40 डिग्री सेल्सियस सॉलिड का भी हो गया, लिक्विड का भी क्या हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, पूरे मिक्सचर में, पूरे मिक्सचर का ही टेम्परेचर क्या हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस हो गया एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा इस कंडीशन को हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, जो हम पढ़ चुके हैं कि दो बॉडी हीट ट्रांसफर करती है टिल उनका टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ठीक है, और जब टेम्परेचर सेम हो जाता है उसे कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, डोंट वरी, एक और एग्जांपल लेते हैं, बढ़िया से समझते हैं। ठीक है, चलो एक और लें, लिक्विड का लेते हैं। वैसे कैलोरीमेट्री का कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं पढ़ेंगे, वर्किंग कंसेप्ट। ठीक है, लिक्विड 1 अपने पास है L1 और लिक्विड 2 है अपने पास, करेक्ट ना? क्या करें, लेट्स से ये 85 डिग्री सेल्सियस पर है एंड हियर इट इज 70 डिग्री सेल्सियस, देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस, बट अभी वो मिक्सचर नहीं है। व्हाट आई हैव डन, मिक्स बोथ ऑफ देम। ओके, तो लिक्विड 1 प्लस लिक्विड 2 दोनों को मिक्स किया, ये है 85 डिग्री सेल्सियस, ये है 70 डिग्री सेल्सियस। नाउ देयर विल बी a heat transfer from the body at high temperature to lower temperature, isn't it? Yes it is. ओके, तो हीट ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर होगा तो देखो यहां से हीट गई तो इसका टेम्परेचर कम होगा, ये 85 से 80 हुआ, मान लो एग्जांपल के लिए, सारी चीजें मैं एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूं, ये इसके पास हीट आई है तो मान लो ये 5 बढ़ गया, अब ये और कम हुआ, ये और कम हुआ तो ये 75 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना? तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस? नहीं, ये तो हमने क्या कर दिया, 85 से 80 आएगा, 70 से 75 जाएगा, यानी कि हमें क्या करना होगा, धीमे धीमे बढ़ाना होगा, वरना इक्विलिब्रियम हमें दिखाई नहीं देगा। तो हम क्या करते हैं, 85 से मान लो 84 आया, ये 71 आया, 83 आया, 83 करते 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 नीचे कितना आ जाएंगे हम, मान लो ये 85 से 75 हो गया, 85 से कितना हो गया, 75 हो गया। ठीक है, और ये 70 से कितना हो गया, 75 हो गया, दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया, सेम, यानी कि कुल मिलाकर के एक टेम्परेचर ऐसा रहेगा जब थर्मल इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। कहानी तो खत्म हो गई। अब सवाल पर आते हैं, सवाल मेरा पहला आपसे ही है, क्या मिक्सचर जो बनता है हर बार दो ऑब्जेक्ट को मिलाने से, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड या दोनों लिक्विड हो, तो मिक्सचर जो बनता है क्या उस मिक्सचर का टेम्परेचर हमेशा ही ज्यादा होगा हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से या कम होगा? जैसे अपने पास एक सॉलिड था 50 डिग्री सेल्सियस वाला और एक लिक्विड था, आप लोग भी कहेंगे बार बार ये एक ही चीज लिए जा रहे हैं, क्या करें, उसको समझना पड़ता है कि नहीं, समझेंगे तभी तो बात बनेगी। ओके, मैंने मिक्स कर दिया है, तो एक ही कंटेनर में दिखा दो, ये लो, ये बॉडी एट हायर टेम्परेचर, मैंने इसे T1 कहा, ये TH दे देते हैं, ये TL लोअर टेम्परेचर दे देते हैं, करेक्ट ना? ये डिक्रीज होता जाएगा वो बढ़ता जाएगा, ये डिक्रीज होता जाएगा वो बढ़ता जाएगा, मान लो ये 45 हुआ तो वो 35 हुआ, मान लो ये 40 हुआ तो वो कितना हो गया, ये भी 40 हो गया इधर। ठीक है, यानी कि अब क्या हो गया कि 40 डिग्री सेल्सियस पर थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया, वही टेम्परेचर होगा किसका, मिक्सचर का। तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर T इक्वल टू कितना, 40 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे बताओ ये जो T है मिक्सचर का, क्या वो हमेशा ही बड़ा होगा? इज द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज ऑलवेज हायर देन
द बॉडी इज ऑलवेज हायर देन टेम्परेचर ऑफ द लोअर बॉडी। अच्छा मैंने गलत बोला, फिर से सुनो स्टूडेंट। Is it so that the temperature of mixture is always higher than the temperature of a body at lower temperature? समझे क्या? यानी कि क्या इस टेम्परेचर से हमेशा ये कम होगा या ज्यादा होगा? सीधी बात ये। तो हमें दिख रहा है ये 40 है और TL कितना है? 30। यानी कि मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा वो उस बॉडी के टेम्परेचर से हमेशा ही ज्यादा होगा जो लोअर टेम्परेचर पर है। ठीक है, यानी कि T इज ऑलवेज ग्रेटर देन TL। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट। अब यहां पर देखो, यहां जो T आया है वो 40 है और TH कितना है? TH है 50 डिग्री सेल्सियस था स्टार्टिंग में, यानी कि T इज ऑलवेज लेस देन TH। करेक्ट। अब ज्यादा से ज्यादा क्या सिचुएशन आ सकती है? सिचुएशन ये आ सकती है कि ये इसके इक्वल हो सकता है, लेकिन इससे छोटा नहीं, इससे छोटा नहीं, इससे बड़ा ही रहेगा, है ना। मिक्सचर का तो टेम्परेचर उससे ज्यादा ही रहेगा, दिख भी रहा मैं, और ये भी इससे ज्यादा से ज्यादा इक्वल आ सकता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या लिख सकते हैं? T शुड बी लेस देन TH एंड ऑलवेज ग्रेटर देन TL। ये पहला प्रॉपर्टी। तो नोट नंबर 1, पहले प्रॉपर्टी आ गई कि टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर is always greater than or equal to temperature of a body at lower temperature। temperature of a body at low temperature, है ना, और ये body at high temperature उससे हमेशा कम होगा। चलिए, तो ये कहानी समझ में आई। अगला हम बढ़ते हैं आगे। हो तो गया, लिख लीजिए इसे। अब इसमें आगे की कहानी ये है स्टूडेंट कि हमने देखा कि एक हीट रिलीज कर रहा है, दूसरा हीट रिसीव कर रहा है, दैट मीन्स रिसीविंग द बॉडी, रिसीविंग द हीट, सॉरी, है ना। तो इसने तो हीट रिलीज किया और इसने हीट गेन किया। मान लो इसने हीट रिलीज किया 50 जूल फॉर एग्जांपल, तो ये भी कितना लेगा? 50 जूल ही लेगा, एक्स्ट्रा कहां से लाएगा? लेकिन हाँ, क्वेश्चन ये हो सकता है कि ऐसा कोई लॉस नहीं होगा। लॉस होता है, थोड़ा बहुत हो भी सकता है, लेकिन हम उसे कंसिडर कर नहीं रहे हैं। सो नो लॉस इज कंसिडर्ड। अगर कोई लॉस कंसिडर्ड नहीं हुआ है तो हीट जितना रिलीज हुआ है उतना ही हीट गेन होगा, ठीक है, या फिर इतना ही हीट एब्जॉर्ब होगा। यानी कि ये स्टेटमेंट लिखेंगे, हीट रिलीज इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब। फॉर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, यही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का स्टेटमेंट नंबर 2 हो जाता है। ये तो कुल मिलाकर के एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री रिप्रेजेंट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी। ओके, क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ऊपर लिख दें, इसे पॉइंट नंबर 2 लगा के लिख लेना, है ना। इसी के नीचे लिखो, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री represents the conservation of heat energy। जितनी हीट रिलीज की उतनी हीट एब्जॉर्ब कर ली। ओके, नाउ ये सारी कहानी खत्म होने के बाद अब हम आते हैं हीटिंग कर्व पर, ठीक है। हीटिंग कर्व से पहले भी एक चीज और पढ़ लेते हैं, कुछ रिकॉल करवा देता हूं मैं। पॉइंट नंबर 3 लिखो, जो काम आएगी इसमें। काम ऐसा आएगी, पॉइंट नंबर 3, अगर m ग्राम एक सॉलिड है अपने पास, उसका टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस है और उसको मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है,
मास तो सेम ही रहेगा, मास तो चेंज होने से रहा, ठीक है, m ग्राम, एक टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अरे मैं याद दिलाता हूँ, देखो एक सॉलिड है 14 डिग्री सेल्सियस, उसको कन्वर्ट करना है 15 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड के अंदर, तो उसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए वो क्या था? अच्छा ऐसा नहीं पढ़ा था हमने, ऐसा पढ़ा था, हमने ऐसा पढ़ा हुआ है कि एक सॉलिड है जिसका मास m है, टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो क्या होती थी? स्पेसिफिक हीट होती थी, ठीक है। तो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कौन सा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। इसका सिंबल होता है C, या कुछ बुक्स में S भी लिखा होता है, S भी लिखा होता है, तो C ही यूज करेंगे हम, ठीक है ना। तो Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ओके। Q है हीट रिक्वायर्ड, M है मास, C क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, ओके। नंबर 4 सॉलिड है अपने पास। नंबर 4 में हम बात करेंगे लेटेंट हीट की। नंबर 4 में लेटेंट हीट की बात करेंगे। इसमें एक सॉलिड है यानी कि आइस है, आइस को कन्वर्ट किया मैंने लिक्विड में विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर at its melting point, then required amount of heat is known as latent heat. If we convert the m gram of ice into liquid, तो required heat is Q equal to m into S. Q है required heat, m क्या है मास, L क्या है latent heat। चलिए यहां तक कहानी समझ में आई। अब हम बात करते हैं आगे इसमें कि आगे ये यूज कहाँ होने वाला है। हम पढ़ते हैं हीटिंग करो, आज का अंतिम टॉपिक, उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल करेंगे बस। ये सब इसी के अंदर चल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के अंदर। देखिए क्या है, ये कुछ कहानी ऐसी है बच्चों, पॉइंट नंबर 5 लगाना, हीटिंग कर्व। ध्यान से समझना। सबसे पहले अपने पास एक सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड को मैंने हीट दिया, तो इट एब्जॉर्ब दी हीट, हीट उसने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। मान लेते हैं कि हीट लेकर के वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ पहले, ठीक। हीट लेकर के लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू, फिर से मैंने इसे हीट दिया और फिर से ये कन्वर्ट हुआ किसमें, ये कन्वर्ट हुआ बच्चों गैस में। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें बहुत ही पहले से पता है। तो देखो आज क्या होता है, हीटिंग कर्व में क्या है, इसी चीज का हम यूज करने वाले हैं। लेट्स सपोज वी आर हैविंग ए सॉलिड बॉडी और ए सॉलिड सब्सटेंस ऑफ मास m, ठीक है। लेट्स सपोज we are having a substance of mass m, ठीक है। इसको मैं कॉन्स्टेंटली एक हीट प्रोवाइड कर रहा हूं एट ए रेट ऑफ p, एंड हीट इज प्रोवाइडेड to it at a constant rate of p। मतलब क्या है, मतलब ये है कि मान लो t इक्वल टू 0 सेकेंड पर मैंने हीट देना स्टार्ट किया और t इक्वल टू 5 सेकेंड में मैंने उसे 10 जूल हीट दिया, तो बताओ रेट ऑफ हीट क्या होगा? हीट इज प्रोवाइडेड एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ p, यानी कि रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा 10/5। कितना हीट दिया कितने टाइम में, वही क्या है रेट, और वो रेट किसने क्या माना है, p, ठीक है ना। तो उसी तरह से अगर t इक्वल टू 0 से या t इक्वल टू t1 से t इक्वल टू t2 के बीच में q अमाउंट का हीट दिया है, ठीक है, कितना दिया है q, तो p क्या आ जाएगा, p इक्वल टू q अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है।
और T2 माइनस T1 को मैंने लिख दिया है डेल्टा टी, टाइम डिफरेंस। ठीक है, वो कोई भी टाइम हो सकता है, अभी जरूरत पड़ेगी हमें, है ना। अच्छा, दिख नहीं रहा है ये, फिर से लिख देते हैं इसे, देख ये यहां लिख देता हूं ना कि भाई T इक्वल टू T1 पर T इक्वल टू T2 के बीच में 10 Q जूल दिया है, तो P क्या आ जाएगा, Q अपॉन T2 माइनस T1 Q अपॉन डेल्टा टी। रेट का मतलब समझते हैं, मतलब वो ये है, वो हर 5 सेकंड में 10 जूल ही दे रहा है, हर 5 सेकंड में कितना दे रहा है, वो उसका रेट फिक्स है कि 0 से 5 सेकंड में 10 जूल देगा, अगले 5 से 10 सेकंड में, ये कितने 5 सेकंड हुए, फिर से कितनी देगा 10 जूल, 10 से 15 में फिर से कितनी देगा 5 जूल, तो 10 और 5 कितने हो गए 15 जूल, है ना, यानी कि सॉरी फिर से देगा 10 जूल, तो 10 20 30 यानी कि 23 दे दिया इतने टाइम में, यानी कि हर 5 सेकंड में वो 10 जूल ही देगा, उसका रेट फिक्स है देने का। ठीक है, यानी कि हर रोज मैं एक ही लेक्चर दूंगा, तो पर डे मेरा लेक्चर देने का रेट फिक्स हो गया है, 1 लेक्चर पर डे, समझे। तो ये होता है रेट, वो रेट उसने फिक्स किया, क्या पी है, उसे पी नाम दिया है, ठीक है ना, तो ये पी है, क्यू अपॉन डेल्टा टी। ओके, अब अगला अपने पास जो सॉलिड है, सॉलिड का मास कितना है, m है, ठीक है, तो सॉलिड का मास m है, इसको मिटा देना, कोई काम का नहीं, अजम्पशन लिख लेना बस। अब मुद्दे की बात, क्या मुद्दे की बात ये बच्चों कि यहां पर है टेम्परेचर, ठीक है, और यहां है टाइम, ठीक है ना, और इसको भी मैं साइड में लिख दे रहा हूं, यहाँ स्पेस चाहिए काफी ज्यादा, है ना। P इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। ओके, नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, अपने पास सॉलिड है जिसका मास m है, मुझे उसे क्या करना है, हीट करना है, हीट कर करके मुझे उसे बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचा देना है कि भाई तू, सॉरी बॉइलिंग क्या, मेल्टिंग करवा देना, पिघल देना, पिघला देना उसे, क्या कर देना उसे, पिघला देना है, समझे क्या। तो मैं ये कह रहा था कि एक सॉलिड है जिसका मास कितना है, m है, ठीक है, मुझे उसे हीट करना है, मतलब मैंने उसे हीट प्रोवाइड किया एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ p। मान लो सारी घटना जो स्टार्ट हुई वो टाइम t इक्वल टू 0 पर स्टार्ट हुई, ठीक है, मैंने उसे टाइम t इक्वल टू T1 पर T1 तक, यानी कि 0 पे स्टार्ट हुए T1 समय तक मैंने उसे हीट किया, ठीक है, हीटिंग करना जारी रखा, कांस्टेंट रेट पर हीट किया है, मतलब मैं कंटिन्यूसली उसे हीट देते जा रहा था, देते जा रहा था, देते जा रहा था, देते जा रहा था, ये ऐसे बढ़ेगा ग्राफ, ठीक है। कांस्टेंट रेट पर अगर देंगे तो कंटिन्यूसली वो क्या होता जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। फिर से सुनो, एक सॉलिड है, उसे हम हीट दे रहे हैं, तो जैसे जैसे हीट मिलेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। कितने समय से दे रहा हूं, t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, t इक्वल टू T1 तक देना है, यहां से यहां तक दूंगा, तो इस दौरान टेम्परेचर पहले यहां था, फिर यहां था, यहां था, ये बढ़ता जाएगा, सही है। यानी कि पहले टेम्परेचर कुछ भी रहा होगा, 0 रहा होगा, फिर 1 2 3, यानी देखो पहले ये 0 था, यहाँ पर 0 है, फिर और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, यानी कि बढ़ता गया, ठीक है। फाइनली T1 समय पर वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया, कहां पहुंच गया, बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया, यानी कि यहां पर वो बॉइल होना स्टार्ट हो गया, सही ना, बॉइल होना स्टार्ट हो गया, मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि सॉलिड है तो पहले वो पिघलेगा, ठीक है। फिर से देखो, सॉलिड है, सॉलिड को हीट दिया, हीट देने से टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ने से ये जो ग्राफ होगा वो स्टेट बढ़ेगा, क्योंकि टाइम के साथ हीट मिल रही है, हीट मिलने से टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ते 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 फाइनली वो मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचा, ऐसा हमने माना, ठीक है। तो यहां पर वो पहुंच गया मेल्टिंग पॉइंट पर, ठीक है, यहां तक तो वो सॉलिड ही था, यहां से यहां तक, करेक्ट। तो इस लाइन को मैं कह देता हूं ओ ए, क्या कहा मैंने इससे, ओ ए कहा, चलिए। तो ओ ए वाली लाइन में, ओ ए वाली लाइन में सेक्शन फर्स्ट इन द रीजन ओ ए, रीजन ओ ए के अंदर
क्या स्टेट चेंज हुआ है क्या? नहीं, वो अभी भी सॉलिड ही है। ठीक है, मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट होना बाकी है। ठीक है, वो अभी भी सॉलिड ही है O से A के बीच में। ठीक है, चलिए, तो टेम्परेचर चेंज हुआ है, नो डाउट हुआ है। ठीक है, तो क्या करें, टेम्परेचर चेंज होता है तो कौन सी हीट काम आती है? स्पेसिफिक हीट। यस, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट किसकी है? सॉलिड की, इसलिए मैंने यहां लिखा CS। तो CS इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। करेक्ट। चलो, यहां से Q इक्वल टू था एम सी एस डेल्टा टी। Q इक्वल टू क्या है यहां से? Q इक्वल टू है P इंटू डेल्टा टी। P क्या था? रेट था कि कितने रेट पर मिल रहा है, कितने टाइम के लिए मिल रहा है। तो इट कैन बी रिटन एज P इंटू डेल्टा टी इक्वल टू एम सी एस डेल्टा टी। करेक्ट। ओके, नाउ CS from here we can find क्या? CS we can find MCS डेल्टा टी। कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिख देते हैं, यहीं पर, ये वाला लिख के हुआ आपका, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, रीजन OA के अंदर, रीजन OA के अंदर P डेल्टा टी इज इक्वल टू MCS डेल्टा टी। ये टाइम डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है, ओके, CS we have to find, so P डेल्टा टी अपॉन M डेल्टा टी इज इक्वल टू CS। ओके, तो P अपॉन M डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, ऐसा मैंने लिखा जानबूझ करके, इसको नीचे भेज दिया। लिख सकते हैं वापस, ऊपर जाएगा, सही बनेगा, वही बनेगा। ठीक है, लेकिन फायदा क्या, ये जो रेट है ये तो कांस्टेंट है, ऐसा मैंने माना ही है स्टार्टिंग में। जो मास है वो भी क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि CS स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नॉट डायरेक्टली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। ये क्या है? ये क्या है? ये स्लोप ऑफ द लाइन OA है। देखो ये वाला लाइन, इस लाइन को मैं यहाँ बना रहा हूँ, OA है ना ये। ठीक, यहाँ टेम्परेचर मान लो T1 है, यहाँ मान लो T2 है। यहाँ टाइम T1 है और यहाँ पर टाइम कितना है? T इक्वल टू 0 है ना, यहाँ तो T इक्वल टू 0 मान लो। खुश। स्लोप क्या आएगा? स्लोप होता है क्या? y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, सबसे आसान। y एक्सिस पर कौन है? T2 माइनस T1, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट पर टेम्परेचर कितना? T2, इनिशियल पर कितना? T1। फाइनल पॉइंट पर टाइम कितना? T1, इनिशियल पर कितना? 0। क्या आ जाएगा? T2 माइनस T1 डेल्टा टी, T1 माइनस 0 डेल्टा टी। यानी कि इट्स ए स्लोप ऑफ लाइन OA, इट्स ए स्लोप ऑफ लाइन OA। ठीक है ना, दिख रहा है ना सब कुछ? जी हाँ, दिख रहा है। तो इसको हटा करके ये लिखा जा सकता है, इट्स ए स्लोप ऑफ लाइन OA। ठीक है, ये कहानी खत्म। अब आते हैं हम आगे के ग्राफ में। ग्राफ काफी बड़ा बनेगा, उतना ही बड़ा नहीं जिससे आप डर जाएं। चलिए, अब मेल्टिंग पॉइंट पर कोई भी जो सॉलिड होता है उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग लेटेंट हीट। पता है कि नहीं? जैसे आइस जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट होता है लिक्विड में विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, मेल्टिंग पॉइंट पर ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो टेम्परेचर क्या रहा? सेम ही रहा, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ दिखा देते हैं, ये मेल्टिंग पॉइंट। टेम्परेचर क्या रहा? सेम ही रहा, है ना। टेम्परेचर सेम ही रहा, लाइन पर चेंज हुआ क्या? नहीं, लेकिन ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो मुझे बताओ, ये A से B कह देते हैं। ठीक है, A से B। तो ये प्रोसेस हो गया कौन सा? ये प्रोसेस है मेल्टिंग, और ये पॉइंट था मेल्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट के आगे पिघल जाएगा, पहले नहीं, इस पॉइंट के आगे पिघलना स्टार्ट होगा। ठीक है ना, तो आगे पिघलना स्टार्ट होगा तो मेल्टिंग यहाँ स्टार्ट होगा। ठीक है, पूरा नहीं पिघलेगा, कुछ सॉलिड पिघलेगा, कुछ लिक्विड, फिर फाइनली यहाँ पूरा पिघलेगा P पर। ठीक है, चलिए, तो रीजन AB के लिए मुझे बताओ, रीजन AB के लिए टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, नहीं हुआ तो स्पेसिफिक हीट का कोई रोल नहीं, केवल क्या आएगी? लेटेंट हीट आएगी, Q इक्वल टू
m इंटू एल। कौन सी लेटेंट हीट आएगी, फ्यूजन या फिर वेपोराइजेशन? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आएगा क्योंकि सॉलिड कन्वर्ट हुआ है लिक्विड में, तो यहाँ पर लिखेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखेंगे। क्यू को क्या लिख सकता हूँ, P इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एम एल एफ। लिखा जा सकता है, जी हाँ लिखा जा सकता है। तो यहाँ से एल एफ क्या आ जाएगा बच्चों, P अपॉन एम डेल्टा टी। ठीक है, P कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यानी कि एल एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब क्या है, ये T1 है, इसे मान लो T2, यानी कि यहाँ पर डेल्टा टी क्या है, T2 माइनस T1। क्या है, T2 माइनस T1, यानी कि एल एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1, यानी कि इस लेंथ के, यानी कि इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ लाइन AB। बस हो गया है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब लिक्विड को हम कन्वर्ट करते हैं गैस में। अब देखो, लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं गैस में। लेके स्टार्ट करेंगे। इसमें ये था कि सबसे पहले सॉलिड कन्वर्ट हुआ, सॉलिड था, गर्म किया, मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचा, पिघला नहीं, उसके बाद पिघलना स्टार्ट हुआ, यहाँ जाके लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। अब लिक्विड को हमने स्टार्ट किया बॉईल करना, अरे गर्म करना स्टार्ट किया, हीट मिलना स्टार्ट हुआ इससे। ठीक है, तो लेट्स से लाइन BC, तो गर्म करते 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 ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचा। कहाँ पहुंचा, बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज द BC। ओके, अब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे, अभी वो गैस में कन्वर्ट हुआ नहीं, हम पहुंचे हैं जस्ट। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 3, रीजन BC, इसी के जैसा तो है ये, यानी कि यहाँ पर क्या आया था, टेम्परेचर चेंज हुआ था, स्पेसिफिक हीट आया था, यहाँ भी क्या आएगा, टेम्परेचर चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ में टेम्परेचर चेंज हुआ ना, पहले यहाँ था फिर यहाँ पर, है ना। तो टेम्परेचर अगर चेंज हुआ है बच्चों तो क्या होगा, तो ये होगा कि स्पेसिफिक हीट काम आएगी, क्योंकि स्टेट तो चेंज हुआ नहीं। तो Q इक्वल टू MC डेल्टा टी। अब C किसका, लिक्विड का, so here CL is the specific heat of liquid। ठीक है, CL यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको क्या लिख देंगे, Q को P इंटू डेल्टा टी लिख देंगे। अब फिर से वही बात, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी क्या होगा, स्लोप होगा, तो CL इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ लाइन BC। बस यही चेंज आएगा। सवाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी आएगी, अभी केवल समझो इसे। ठीक है, ओके, ये हुआ। अगला नंबर 4 पर आते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट से आगे क्या होता है, वेपोराइजेशन। यस, यानी कि देखो याद दिलाते हैं, तो आगे याद ये दिलाना है कि लिक्विड है एट बॉइलिंग पॉइंट, लेट्स से 100 डिग्री सेल्सियस वी आर हैविंग ए वाटर, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर है, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ गैस में, यानी कि स्टीम के अंदर, बाय यूजिंग ए प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आया ना, हाँ, लेटेंट हीट, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर इसको भी गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया गैस में कन्वर्ट, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, C से हम D पे पहुंच गए और यहाँ पर हमें गैस मिल गई। ठीक है, तो C से D, रीजन C से D क्या आ जाएगा, इट्स ए बॉइलिंग प्रोसेस माय फ्रेंड, और यू कैन से वेपोराइजेशन। ठीक है ना, तो स्टेट चेंज हुआ केवल, तो Q इक्वल टू ML, L कौन सा, वेपोराइजेशन वाला, क्योंकि वेपोराइज हुआ है, LV, और Q को क्या लिखूंगा, P डेल्टा टी, यानी कि MLV, यानी कि LV क्या आ जाएगा बच्चों। अब डेल्टा टी कौन सा, ये T1 है, ये से मान लो T3 है, इसे मान लो T4 है, C और D में टाइम कौन सा, डेल्टा टी इक्वल टू T4 माइनस T3, T4 माइनस T3। ठीक है, LV क्या आ जाएगा, LV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वैसा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो सेकंड में आया था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ CD। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर आगे ये हो सकता है कि गैस को भी गर्म कर दो,
तो वो उससे हमें नहीं जाना, फिर से क्या आ जाएगा उसमें, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस आएगा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है। तो ये था हीटिंग कर्व, यानी कि सबसे पहले सॉलिड था, हीट किया, मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच गए, फिर कांस्टेंट टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ तो हमें चाहिए था स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, यहाँ हमें चाहिए था लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग यानी कि फ्यूजन, ठीक है। उसके बाद लिक्विड कन्वर्ट हुआ किसमें, लिक्विड कन्वर्ट किसी में नहीं हुआ, लिक्विड पहुंचा बॉइलिंग पॉइंट पर, फिर से हमें चाहिए था क्यू यानी कि स्पेसिफिक हीट। उसके बाद ये वेपोराइजेशन हुआ तो हमें चाहिए लेटेंट हीट, और उसके बाद फिर से चाहिए होगा क्यू, ठीक है। जब जब क्यू चाहिए यानी कि स्पेसिफिक हीट चाहिए, तब इन्वर्सली वाला रिलेशन आता है, और लेटेंट हीट वाले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन आता है। तो ये थी कहानी हीटिंग कर्व की, इसी को हीटिंग कर्व कहा जाता है, और कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहां से इस पर सवाल नहीं पूछा। ओके, सवाल करेंगे थोड़ी देर। एक सवाल लिखा है मैंने आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यानी कि मोबाइल स्क्रीन पर, यह सवाल समझना आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये समझ पाए तो कर्व से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप कर पाएंगे। तो ये अंतिम क्वेश्चन है आज का, ठीक है। उसके बाद देखेंगे लाइव लेक्चर ले लेंगे, क्वेश्चन लेंगे इससे भरपूर, बेफिक्र रहें। तो सवाल पढ़ते हैं। A solid material is supplied with heat at constant rate. एक सॉलिड है, सॉलिड को मैंने हीट दिया है, एंड दैट हीट इज एट कांस्टेंट रेट, एट कांस्टेंट रेट। ओके, तो सॉलिड को हीट कर रहे हैं, देन दैट मीन्स इट्स ए हीटिंग कर्व फॉर ए सॉलिड, ठीक है। तो पहली बात हमें ये पता चली कि ये हीटिंग कर्व है सॉलिड का, हीटिंग कर्व ऑफ सॉलिड, करेक्ट। पहली बात हमें यही पता चली। ओके, दूसरा इसका स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। क्या है इसका अगला स्टेटमेंट, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इज चेंजिंग विथ द हीट इनपुट। हमने जो ग्राफ बनाया था वो टेम्परेचर वर्सेस टाइम था, इसने जो ग्राफ बनाया है दैट इज टेम्परेचर वर्सेस हीट इनपुट। ओके, डजंट मैटर, टाइम की जगह हीट लिया तो कोई दिक्कत नहीं, कर्व तो सेम ही दिख रहा है। इज चेंजिंग विथ हीट इनपुट। ओके, स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप ग्राफ को स्टडी कीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। तो उसको ये वाला स्टेटमेंट मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसको मिटा देंगे ताकि मेरे पास कुछ जगह बचेगी लिखने के लिए। चलिए, तो अब इसे देखते हैं क्या कहती है इसकी कहानी। तो कहानी कुछ इस तरह है बच्चों, क्या, पहला, व्हाट डू द हॉरिजॉन्टल रीजन ए बी एंड सी डी रिप्रेजेंट। ए बी और सी डी रिप्रेजेंट करता है क्या। पी दिया है, कांस्टेंट रेट रहा होगा, डजंट मैटर, है ना, पी की जरूरत होगी तो लिख दीजिए। तो देखो सॉलिड रहा होगा, सॉलिड को पहले हीट दिया, हीट दिया तो यहाँ पहले आता है बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आता है, मेरे दिमाग में पता नहीं है बॉइलिंग पॉइंट क्यों फिक्स हो रखा है पहले, है ना। तो एम पी यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद चेंज ऑफ स्टेट, क्योंकि हीट जो रिक्वायर्ड है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ये कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, ए बी जो है लाइन वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर, सी डी भी क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होता है, फेज चेंज, यानी कि पहले का आंसर आ गया। ए बी एंड सी डी हॉरिजॉन्टल रीजन, रीजन ए बी एंड सी डी रिप्रेजेंट चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट यानी कि इसकी स्टेट चेंज हो रही। यहाँ पर ये सॉलिड में था, सॉलिड से कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, और यहाँ लिक्विड में था और लिक्विड से कन्वर्ट हुआ गैस में, ठीक है। यानी कि ए बी बताता है कि सॉलिड से चीज जो थी वो लिक्विड में चली गई, सी डी बताता है कि जो लिक्विड था वो गैस में कन्वर्ट हो गया। ओके, पहला सवाल खत्म। तो पहला सवाल खत्म, तो पहला डाटा भी खत्म, ठीक है। चलिए अब इसे मिटा दें, मिटा देते हैं। अगला, इफ सी डी इज इक्वल टू 2ab व्हाट डू यू इन्फर, यानी कि सी डी अगर 2ab हो जाए तो बताओ इससे आप क्या समझे। देखते हैं। तो देखो, यानी कि कुल मिला के सी डी और ए बी के बीच में वो रिलेशन पूछना चाहता है बच्चों, क्या पूछना चाहता है, सी डी और ए बी के बीच में। तो यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ पर लेटेंट हीट है कौन सी, फ्यूजन, यहाँ पर लेटेंट हीट है वेपोराइजेशन। चाहे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो या वेपोराइजेशन हो, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ लाइन।
तो फ्यूजन वाली लेंथ ऑफ लाइन AB के प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ ऑफ AB, ठीक है ना। किसके प्रोपोर्शनल होगा? इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ AB, ओके, एंड LV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ CD, करेक्ट। तो लेंथ ऑफ AB तो AB ही है, तो AB है, AB है तो AB ही रहेगी, वो क्या कर सकते हैं। चलो ये साइन हटेगा, प्रोपोर्शनलिटी वाला कांस्टेंट आएगा कोई, मान लिया K इंटू AB, है ना, और LV इज इक्वल टू K इंटू CD। K इज एनी कांस्टेंट, K इज एनी कांस्टेंट, K इज एनी कांस्टेंट, यहाँ लिख देता हूँ, कोई भी कांस्टेंट है, वी डोंट नो आल्सो द वैल्यू ऑफ K, ओके ना। अब क्या करें, उसने कहा CD इज इक्वल टू 2AB, तो ऐसा करो, इससे इक्वेशन 2 दो, इससे इक्वेशन 1 कंपेयर करना पड़ेगा, क्या पूछना चाह रहा है देखते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 1 है ना, 2 डिवाइडेड बाई 1 या 1 डिवाइडेड बाई 2 जो करना चाहो। हाँ चलो तो यहाँ कर देते हैं, क्या आ जाएगा, LV अपॉन LF इज इक्वल टू K CD K AB, K से K मर गया, चलिए हाँ K से K मर गया है ना, जिंदा थोड़ा ना रहा। CD का वैल्यू कितना है, 2AB, CD का वैल्यू 2AB, AB नीचे था, मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि LV अपॉन LF इज इक्वल टू 2, LF को मल्टीप्लाई कर दूं कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन आंसर में फर्क पड़ गया भाई, क्या, नाउ बिकॉज ऑफ CD इज 2s of 2AB we get the result that the latent heat of vaporization is double of the latent of fusion। यहाँ अगर latent of fusion 100 लग रहा तो यहाँ लगेगा 200, ये चीज ये बढ़ती है, क्योंकि लेटेंट हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ के, तो जिसका लेंथ ज्यादा स्टेट ऑफ चेंज में उसमें हीट भी ज्यादा चाहिए, ठीक है। चलिए अगला, तो ये लिख लो, बढ़ते हैं आगे, बढ़िया सवाल है ये भी, है ना। एक बड़ा सवाल इसीलिए लिया था ताकि आपको मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट समझ में आ जाए, इसके नहीं आया है तो बताइएगा, कमेंट कर देना, लाइव क्लास में उसी को लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप पूरा ऐसे पढ़ लेना, ओके। व्हाट डज द स्लोप ऑफ DE रिप्रेजेंट, DE कहाँ है, DE यहाँ है, तो DE में क्या स्टेट चेंज हो रहा, नहीं स्टेट चेंज होता तो स्ट्रेट लाइन होता है ऐसा, मतलब कांस्टेंट ऐसा है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हो भी रहा है, टेम्परेचर चेंज मतलब कौन सा, Q इक्वल टू MC डेल्टा T, करेक्ट, Q इक्वल टू MC डेल्टा T, ओके ना, M इंटू C इज इक्वल टू वॉट, Q अपॉन डेल्टा T, Q अपॉन डेल्टा T, यस, या फिर ऐसा लिख दें इसे, Q अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू M इंटू C, कोई फर्क पड़ेगा, डेल्टा T को इधर भेज दिया। चलिए अब क्या करें, अब इसको ऐसा कर देते हैं, M को उधर भेज दिया, ठीक, इसको ऐसा लिख दूं, डेल्टा T अपॉन Q, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो भाई, घर की बात है, Q ऊपर ही जाएगा वापस वही चीज रहेगी। M कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, डेल्टा T दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन हीट, क्या है ये स्लोप, ये ऐसा, ये DE है, ठीक है ना, तो ये टेम्परेचर कुछ रहा होगा, या T1 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, ये नीचे क्या है, हीट है, तो y एक्सिस अपॉन x एक्सिस क्या होगा, स्लोप, और मैंने बताया था टेम्परेचर चेंज होने पर जो हीट है उसमें जो स्पेसिफिक हीट है दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप, क्या मिला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप, क्योंकि M क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका कोई रोल नहीं है, यानी कि फ्रॉम हियर सॉरी सही है ना, ओके, और Q का वैल्यू क्या बच्चों, MC डेल्टा T, MC डेल्टा T, तो क्या आ जाएगा, तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल्टा T अपॉन Q, तो डेल्टा T अपॉन Q में आप चाहे तो Q का वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, Q का वैल्यू अगर मैंने पुट कर दिया तो क्या होगा, बताइए कोई, क्या कहते हैं आप लोग,
इसमें ऐसा कर सकते हैं कि डेल्टा टी अपॉन क्यू, डेल्टा टी अपॉन क्यू सही है, सही है। चलिए देखिए, यहां से मिटा दे रहा हूं। अच्छा, स्लोप हमें समझाना ना, व्हाट इज द स्लोप ऑफ डी, हमें स्लोप निकालना है। तो स्लोप को साइड में रख लेते हैं, स्लोप को साइड में रख लेते हैं, हमें स्लोप निकालना है। चलिए मैं फिर से यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमने कुछ मिस्टेक क्या है, देखो यहाँ पर सही है। यहाँ पर देखो Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी था, सही है। Q अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एम सी, करेक्ट है। हमें स्लोप की तो बात करनी थी, है ना, हमें सही नहीं निकालना था, हमें डायरेक्टली स्लोप की बात करनी है। स्लोप क्या है? स्लोप है टेम्परेचर अपॉन हीट। ओके, तो क्या करेंगे, इसको भी रिमूव कर देते हैं। टेम्परेचर अपॉन हीट यानी कि 1 अपॉन एम सी इज इक्वल टू वॉट, डेल्टा टी अपॉन क्यू। इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, चलेगा। क्यों किया ऐसा? क्योंकि मुझे डायरेक्टली स्लोप की ही बात करनी है। स्लोप क्या है? डीई का टेम्परेचर अपॉन हीट, तो टेम्परेचर अपॉन हीट यही क्या, स्लोप ऑफ डीई, ठीक है। स्लोप ऑफ डीई इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन एम सी। एम सी क्या है? केवल सी जो होता था बच्चों, वो होता था क्या, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ये क्या आ जाएगा यहाँ से, Q अपॉन एम डेल्टा टी। ये होता था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर 1 ग्राम। 2 ग्राम के लिए कितना होगा, C इक्वल टू 2 Q अपॉन एम डेल्टा टी। बताओ m ग्राम के लिए कितना होगा, m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते थे, इधर भी m मल्टीप्लाई, इधर भी m से मल्टीप्लाई। और m इंटू सी क्या है, थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी कहते हैं बच्चों से, क्या कहते हैं, थर्मल कैपेसिटी। काफी बच्चों को कंफ्यूजन लग रहा होगा, जवाब देखिए, पिछले कंसेप्ट क्लियर होंगे तो मजा आएंगे आपको। तो m इंटू सी को हम कहते हैं थर्मल कैपेसिटी, स्लोप डीई, यानी कि डीई का जो स्लोप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थर्मल कैपेसिटी के, ठीक है। अगला लास्ट, चलो इसे मिटा देते हैं। नाउ लास्ट में दिया है कि स्लोप ऑफ ओ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ ओ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है। यानी कि पहले स्लोप में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बन जा रही थी, क्योंकि पहले टाइम था पहले वाले कर्व में, अभी यहाँ पर हीट, ठीक है, चलो ओके। तो Q इक्वल टू होता है बच्चों एम सी डेल्टा टी। इस ग्राफ का स्लोप क्या है, इस ग्राफ का स्लोप है डेल्टा टी अपॉन क्यू, इस क्यू को इधर भेजा और 1 अपॉन एम सी, यही क्या है, स्लोप है डेल्टा टी अपॉन क्यू, डेल्टा टी अपॉन क्यू, डेल्टा टी। ओ ए और बी सी की बात हो रही है, तो ये है ओ ए और ये है बी सी। इसका स्लोप क्या होगा, डेल्टा टी बाई क्यू, डेल्टा टी बाई क्यू। ये भी रिप्रेजेंट करेगा किसको, 1 अपॉन एम सी को, यानी कि 1 अपॉन एम सी फॉर ओ ए इज ग्रेटर देन 1 अपॉन एम सी फॉर बी सी, ठीक है, लाइन बी सी। ओके, इसे कहते हैं 1 अपॉन थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी, तो ऐसा लिख दें कि थर्मल कैपेसिटी ऑफ ओ ए इज लेस देन, क्योंकि 1 अपॉन है ना, तो 1 अपॉन हटाएंगे साइन चेंज हो जाएगा, थर्मल कैपेसिटी ऑफ बी सी। चलिए, तो ये था आज का एक सवाल, इस पर हम बहुत सवाल करेंगे, ये तो एक शुरुआत है, और लगभग हम थर्मोमेट्री का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत से छोटे छोटे कंसेप्ट और भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ टाटा, मजे करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और कोई दिक्कत हो तो बस